गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी दैट वाज ऑन प्लानिंग प्रोसेस। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस होता क्या है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक यू ऑल वेरी क्लियर कि जो भी मैं वीडियोस बनाकर भेजती हूँ या जो मैं आपको लिंक्स भेज रही हूँ, आई कैन वेरी इजीली गेट द लिंक, आई कैन वेरी इजीली विजुअलाइज कि कौन लोग उन वीडियोस को व्यू कर रहे हैं। एटलीस्ट स्पेशली जो मैं अपनी वीडियोस बनाकर भेज रही हूँ उसमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है कि कितने लोगों ने उसको व्यू किया। सो बेटर डोंट मेक द एफर्ट्स लेट इन वेन, उसको थोड़ा सा स्टडी करो, पढ़ो। अब प्लानिंग के प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था कि मतलब क्या है कि आप प्लानिंग कैसे करते हो। ऐसा तो नहीं है सीधा बैठे हुए प्लान कर लेते हो। प्लानिंग का पूरा प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, पूरे एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, जिसमें अब पूरा स्टेप वाइज चलते हैं। नंबर 1 इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हो कि क्या आपको अचीव करना है, क्या आपका टारगेट इस बार का रहेगा, जिसको ध्यान में रखते हुए आपने अपना प्लान बनाना है। तो नंबर 1 वॉज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 वॉज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस मीन्स कुछ प्रीमाइसेस की जब बात आ जाती है ना, दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द एजम्पशंस। कुछ एजम्पशंस होती हैं, कुछ फैक्टर्स हैं हमारे, जिसमें हमारे 2 फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो इंटरनल प्रीमाइसेस और एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। जब मैंने बोला डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब आप अपनी एजम्पशंस बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरनल प्रीमाइसेस में आ जाता है हमारे कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सारे के सारे हमारे इंटरनल प्रीमाइसेस में आते हैं। तो इंटरनल प्रीमाइसेस में हम कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं कि अगर मैं कोई चीज प्लान कर रही हूँ, अगर मैं अपना सेल्स टारगेट इंक्रीज कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे देखना पड़ेगा उसके लिए कैपिटल है मेरे पास, उसके लिए लेबर है मेरे पास, या यहाँ से मैं ये चीज अरेंज कर सकती हूँ। कुछ ना कुछ एजम्पशंस, कुछ ना कुछ अपने ऐसे थॉट्स आप अपने जो लेकर चलते हो, दैट इज डेवलपिंग प्रीमाइसेस। एक्सटर्नल फैक्टर्स को लेकर जब आप अपने थॉट्स लेकर चलते हो, दैट इज अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, अबाउट द कंपटीशन इन द मार्केट, कस्टमर्स के टेस्ट को लेकर। जो भी आप अपनी एजम्पशंस लेकर चलते हो कि जी ये टेस्ट, ये ट्रेंड अगर अब आया है तो कम से कम 2 साल तो चलेगा, या गवर्नमेंट की ये पॉलिसी अगर अभी बनी है तो कम से कम 1 साल तो रहेगी, इतनी इजीली चेंज नहीं होगी। और कई पॉलिसीज तो ऐसी हैं कि गवर्नमेंट जब तक चेंज नहीं होगी तब तक पॉलिसीज चेंज नहीं होगी। तो एक्सटर्नल प्रीमाइसेस अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल प्रीमाइसेस अबाउट इंटरनल फैक्टर्स। Developing premises is simply about making assumptions about your internal factors or your external factors. Number third step जो होता है, first step was setting objective. Number 2 was assumptions करना. Number 3 was identifying alternative courses of action. Alternative courses, अब जो मैंने objective set किया है उसके लिए मैं ये देखूंगी कि क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है उस काम को करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। उन अवेलेबल ऑप्शंस में से पहले तो मैं देखूंगी, आइडेंटिफाई करूंगी। जैसे मैंने शायद आपको पहले भी एग्जांपल दिया था कि मान लो अगर मुझे अपने घर से निकलकर बाहर किसी शॉप तक जाना है या बाहर कहीं पे भी जाना है किसी भी काम के लिए, तो पहले मैं देखूंगी, मान लो कहीं दूर भी जाना है तो आप देखोगे क्या बेस्ट मीडियम अवेलेबल है। यू कैन गो बाय ट्रेन, यू कैन गो बाय बस, यू कैन गो बाय प्लेन, कोई भी आप ऑप्शन ले सकते हो। तो पहले आप आइडेंटिफाई करोगे ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। आप उनको इवैल्यूएट करोगे, चेक करोगे कि कौन सा ऑल्टरनेटिव ज्यादा बेटर है। उसके बाद जो आपको बेटर लगेगा उसको आप सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, मतलब उसमें से आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव को आप चूज कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे, उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। फिर फॉलो अप एक्शन की आप रिव्यू लोगे कि भैया जो प्लान शुरू में हमने टारगेट सेट किया था, इस प्लान के अकॉर्डिंग ये टारगेट अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये हमारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 वाज सेटिंग ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 वाज डेवलपिंग प्रीमाइसेस, नंबर 3 डेवलपिंग प्रीमाइसेस में 2 आते हैं आपके, इंटरनल प्रीमाइसेस, एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। नंबर 3 वाज आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। नंबर 4 वाज इवैल्यूएटिंग वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। नंबर 5 वॉज सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, बेस्ट को चूज करोगे। नंबर 6 वॉज इम्प्लीमेंट करना प्लान को, एंड नंबर 7 इज फॉलो अप द एक्शन। बेटा केस स्टडीज हर चैप्टर की करके चलनी है। आई डोंट हैव द केस स्टडीज अवेलेबल विद मी राइट नाउ बिकॉज क्योंकि मेरे पास आपके वाली बुक नहीं है। तो डेफिनेटली आप लोगों के पास बुक्स अवेलेबल हैं, तो अपनी केस स्टडीज साथ साथ कर चलनी है। ये तो था रिविजन जो अब तक हमने पीछे किया। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टाइप्स ऑफ प्लान्स।
जब हम टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग जो है एक प्रोसेस है और उसका जो प्लान है वो आउटकम होता है। मैंने बोला ना प्लानिंग इज अ प्रोसेस। जो अब तक हमने पूरे ये 7 स्टेप्स पढ़े दैट वाज अ प्रोसेस कि प्लान आप कैसे कैसे करते हो। जो आउटकम अल्टीमेटली निकल कर आता है वो प्लान निकल कर आता है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट टू अकम्प्लिश ऑल द एक्टिविटीज नीडेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्पेशल रिजल्ट्स। एक तरह से ये कह सकते हो इट इज़ अ काइंड ऑफ कमिटमेंट जो आपको रिसीव होता है टू अकम्प्लिश द एक्टिविटीज नीडेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ स्पेशल रिजल्ट्स, कि जो टारगेट आपने सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द गोल ऑफ एन एजुकेशनल organization can be the education of girls. Similarly, the goal of hospital can be to serve only hurt patients. ऐसे आप कुछ भी आप सेट कर सकते हो। अब जब हम टाइप्स ऑफ प्लान्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ये 8 प्लान्स हैं हमारे, टाइप्स हैं हमारे, जिसमें नंबर 1 पे आता है ऑब्जेक्टिव, फिर स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट्स एंड प्रोग्राम्स। ये सारे आपको लग रहे होंगे कि मतलब सब सिमिलर से लगते हैं, बट इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो वही अब हम पढ़ने वाले हैं कि बेसिक इनका मीनिंग क्या होता है। तो बेटा ये हम 8 स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूडेड होता है। अब देखो नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव। Objectives are those end points for the attainment of which all the activities are undertaken. Objectives एक तरह से आप ये कह सकते हो, जब हमने प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा तो प्लानिंग के प्रोसेस में नंबर 1 पॉइंट वाज इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। मतलब एक तरह से एक बेस है जिसके बेसिस पे आप पूरा प्लान बनाते हो। तो ऑब्जेक्टिव इट्स अ काइंड ऑफ एंड पॉइंट फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन, कि जिसको अचीव करने के लिए एक्चुअली आप सारी एक्टिविटीज अपने बिजनेस में करते हो। वो सारा अल्टीमेटली किस पे बेस्ड होता है कि आपने ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया हुआ है। जैसे कि टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम, टू होल्ड रेगुलर स्टाफ मीटिंग्स, अपने यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना, इस बार का ऑब्जेक्टिव ये है। या फिर आप कर सकते हो 20,000 करोड़ मार्केट टर्नओवर ऑफ सोप्स, वो आपको अपने सेट कर रखा है कि 20,000 करोड़ का आपने टर्नओवर इस बार का रखना है अपना। टू मेक अवेलेबल द एम्प्लॉयमेंट टू 100 पीपल एवरी ईयर, ये भी हमारा टारगेट है। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप सेट करते हो। अब देखो द ऑब्जेक्टिव शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव कि इस बार हमें अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी है, इस बार हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, या इस बार हमें अगर हमारे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से हम लैक कर रहे हैं तो हमें उसको इंप्रूव करना है। इट कैन बी एनीथिंग। दे शुड बी अनएम्बिगियस। एम्बिगियस होता है वेगनेस होना। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अनएम्बिगियस होने चाहिए, मतलब एम्बिगियसी नहीं होनी चाहिए, मतलब वेगनेस नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि पता हो कि क्या है एक्चुअली, कि आपने क्या अचीव करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमने अचीव करना है। दे शुड बी अनएम्बिगियस, दे शुड बी लिंक्ड विद द आउटकम एंड नॉट विद द एक्टिविटीज परफॉर्म टू अचीव दैम। दे शुड बी लिंक्ड विद द आउटकम, आउटकम से लिंक्ड होने चाहिए, नॉट विद द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड टू अचीव दैम। मतलब एक्चुअल हम क्या चाहते हैं उससे आपके ऑब्जेक्टिव्स लिंक होने चाहिए, नॉट विद कि उसके अंदर आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी होंगी। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको क्या करना है, एक्टिविटीज़ कोई सी भी हो, अल्टीमेटली जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, जो आउटकम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी की बेसिस पे सारा कुछ करना होता है। दे शुड बी मेजरेबल होने चाहिए, वेग नहीं होने चाहिए। तो मतलब क्या है कि क्लैरिटी हो और मेजरेबल भी हो, क्लियर हो और मेजर भी कर सकूं कि ये टारगेट था, ये हमने अचीव करना है, नंबर्स में, फिगर्स में, कैसे भी। टाइम लिमिट शुड बी प्रिस्क्राइब टू अचीव देम। टाइम लिमिट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था 200 करोड़ का टारगेट टर्नओवर का, अब वो 1 साल का किया था या अगले 5 सालों का किया था। टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए, टाइम लिमिट फिक्स होनी चाहिए। दे शुड बी अचीवेबल, अचीवेबल भी होने चाहिए, आपकी रेंज में भी होने चाहिए। क्लियर है ये? ऑब्जेक्टिव मतलब समथिंग जिसके बेसिस पे आप अपने पूरा एक्शन प्लान तैयार करते हो, जिसको बेस लेकर आप अपना एक्शन प्लान तैयार करते हो, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपके फीचर्स क्या है, मेजरेबल भी होने चाहिए, क्लियर भी होने चाहिए, आपकी आउटकम पे बेस्ड होने चाहिए और उनका टाइम लिमिट भी होना चाहिए। ये सारे फीचर्स होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। बेटा whenever I am talking about strategy, I am talking about long term. It refers to a plan which takes into account the environmental opportunities and threats and the organizational strength and weakness and provides an optimum match between the organization and the environment.
मतलब क्या है, एक तरह से जब आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो तो स्ट्रैटेजी जो आप बनाओगे अपना स्वॉट एनालिसिस करके बनाते हो। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है, SWOT। स्वॉट मीन्स योर स्ट्रेंथ, योर weakness, the opportunities you have, opportunities and the threats। SWOT का मतलब है strength, weakness, opportunities and threats। तो they are saying कि it refers to a plan जो कंसिडर करके चलता है आपकी एनवायरमेंटल की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को, और साथ में ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी। बाहर वाले जो फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, उनको हम बोल देते हैं अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का नाम दे देते हैं। और जो ध्यान से देखना ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं, मतलब और जब हम इंटरनल बात कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात कर रहे हैं। इनके बीच में जो एक ऑप्टिमल मैच जब आपको क्लियर करके दे दिया जाए, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजीज। Strategy refers to those plans which are prepared in the view of move of the competitors and whose objective is to make possible the optimum utilization of resources। Strategy refers to those plans, वो plan which are prepared in view of the move of competitors। मतलब मैं अपने external factors को ध्यान में रखते हुए, और जिसका objective ये होता है ultimately the optimum utilization of resources। For example, if a rival organization is an effort to increase the sale of its product, is going to reduce the price of its product, and or is thinking about new methods of advertisement, or is going to introduce some gift scheme, we shall have to plan our strategy accordingly to light of all these things। मतलब अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर है मार्केट में जो अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करने वाला है, या तो कोई नया मेथड एडवर्टीजमेंट का अडॉप्ट करने वाला है, या प्राइस को कम करने वाला है, या फिर कोई गिफ्ट स्कीम ऐड करने वाला है, कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो उसके स्टेप को ध्यान में रखते हुए मुझे अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली बनानी होगी कि वो जब ये स्टेप लेगा उससे पहले मेरे को अपना प्रिवेंटिव मेजर ले लेना है, मुझे पहले से अपने आप को रेडी कर लेना है। दैट इज अबाउट स्ट्रैटेजी, दैट इज थिंकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म, कि जब वो ये स्टेप लेने वाला है in an effort to increase the product is going to reduce, ऐसा वो करने वाला है, प्राइस कम करने वाला है, एडवर्टीजमेंट नहीं लेने वाला है, या गिफ्ट स्कीम लाने वाला है, कुछ भी करने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी बना रही हूँ, जब मैं अपना प्लान उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ, दैट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। व्हेन वी फॉर्मुलेट आवर प्लान्स कीपिंग इन व्यू द प्लान ऑफ आवर राइवल्स, तो वो एक्सटर्नल बन गई। हम कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। एंड इफ हाउएवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ सम चेंज प्रिपेयरिंग टू फेस सच इवेंचुअली एडवांस इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रैटेजी। मान लो आप अपने इंटरनल सिस्टम में कोई चेंज लाने वाले हो, अब उस इंटरनल सिस्टम में चेंज लाने के लिए, मान लो सिंपल सा एग्जाम्पल जो हमेशा मैं देती हूँ कि बैंक्स में जब कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे तो पता था कि लोग अपोज करेंगे, कि पुराने लोग लगे हुए हैं, वो बेचारे कहाँ से कंप्यूटर चला पाएंगे, जिनको आदत है वो बही खाते बनाकर पूरी बुक्स बनाकर सारा कुछ रिटर्न में करने की, पेपर वर्क करने की, वो कहाँ से कंप्यूटर इतनी इजीली लर्न कर पाएंगे और उसको ऑपरेट कर पाएंगे। तो उनको मोटिवेट किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई, मतलब ये प्लान किया गया कि उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा कि यू शुड मूव टुवर्ड्स अ बेटर टेक्नोलॉजी और समथिंग। तो दिस इज व्हाट, ये दैट वाज इंटरनल स्ट्रैटेजी। इंटरनल एनवायरनमेंट को जब आप कंट्रोल करने के लिए अपनी स्टेप्स ले रहे होते हो, जैसे कि जब आप कोई चेंज लाने वाले हो उसको ध्यान में रखते हो आप अपने कोई प्लानिंग कर रहे हो, दैट इज अ स्ट्रैटेजी। क्लियर है ये? वो इंटरनल हो जाएगी, और दूसरी जो मैंने आपको बताई वो एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी हो जाएगी। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है पॉलिसीज। पॉलिसीज आर दोज जर्नल स्टेटमेंट्स विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ द एम्प्लॉयज टेकिंग डिसीजन। मतलब पॉलिसी कहते हैं ना, ये जी हाँ हमारे यहाँ की पॉलिसी ये है, पॉलिसी ये है, हमारे यहाँ का रूल पॉलिसी यही है, तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, एज पर पॉलिसी यही आपको दिया जाएगा, यही आपको मिलेगा, यही आपको करना है। The purpose is to lay down a limit within which a particular work can be done। एक लिमिट सेट हो जाती है जब आपकी पॉलिसी बन गई ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो एक लिमिट सेट हो गई, उसी बाउंडेड एरिया में आप रहकर अपने डिसीजंस को लोगे, दैट इज अ पॉलिसी। अब देखो, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइडेड व्हाट इज टू बी अचीव्ड एंड द पॉलिसीज टेल अस हाउ इट कैन बी अचीव्ड। यहाँ समझना ध्यान से, ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड करता है कि क्या अचीव करना है, लेकिन पॉलिसी जो हम फ्रेम करते हैं वो ये ध्यान में रखते हुए करते हैं कि कैसे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है हमने।
समटाइम्स वी हियर द फॉलोइंग थिंग्स इन कनेक्शन विद पॉलिसीज. पर्सनल पॉलिसी, पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी. सेल्स की पॉलिसी क्या है, प्राइस डिटरमाइन करने की पॉलिसी क्या है. पर्सनल पॉलिसी कि कैसे हम लोगों को हायर करते हैं, कैसे हम उनकी अलग अलग उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, वो तो हो गई पर्सनल पॉलिसी. ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी. सेल्स की पॉलिसी कि कैसे हम अपने गुड्स को सेल करते हैं, सिर्फ कैश में डील करते हैं, क्रेडिट में डील करते हैं, ये हो गई हमारी सेल्स की पॉलिसी. नेक्स्ट इज प्राइस को डिटरमाइन करने की पॉलिसी. बेटा प्राइस को डिटरमाइन करने की भी पूरे मेथड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे कोई भी अपना बता देगा जी आज हम ये प्राइस अब हम सेट करेंगे. प्राइस को डिटरमाइन करने के जैसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब पहले अपनी कॉस्ट देखेंगे फिर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे. कोई कोई तरीका अडॉप्ट करता है पहले मैं अपना प्रॉफिट देखूंगी फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर उसमें कॉस्ट ऐड करूंगी फिर मैं अपना प्राइस सेट करूंगी. तो प्राइस को डिटरमाइन करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, वो भी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, मतलब अलग अलग पॉलिसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में. तो इट रेफर्स टू दोज जनरल स्टेटमेंट्स विच आर डिसाइडेड फॉर द गाइडेंस ऑफ एम्प्लॉयज व्हाइल टेकिंग डिसीजन. एम्प्लॉयज को एक तरह से गाइडेंस प्रोवाइड कर देती है डिसीजन लेने में. नेक्स्ट इज प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स आर दोज प्लान्स विच डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एनी वर्क परफॉर्मेंस. फॉर एग्जाम्पल द रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डेटर्स कैन बी डन इन द फॉलोइंग ऑर्डर. प्रोसीजर मतलब एक तरह से ये कह सकते हो सीक्वेंस ऑफ वर्क कि क्या क्या स्टेप्स आप उसमें फॉलो करते हो, दैट इज द प्रोसीजर. अब मान लो इन्होंने बोल रखा है कि आपको अपने डेटर से मनी रिकवर करनी है. सबसे पहला स्टेप क्या होगा, रिटर्न में लेटर भेजो. दूसरा स्टेप क्या होगा, टेलीफोन पे कांटेक्ट करो. तीसरा स्टेप क्या होगा, पर्सनली उससे जाकर मिलो कि भैया पैसे दे दे हमारे. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना. तो मतलब प्रोसीजर इज द स्टेप्स या फिर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच यू फॉलो फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग, दैट इज अ प्रोसीजर. अब यहाँ पे देखो ये देखो दे रखा है, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम ऑल द डेटर्स. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. देयर कैन बी टू पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अब पॉलिसी और प्रोसीजर में कैसे डिफरेंस होता है, पॉलिसी आपकी टाइट कलेक्शन पॉलिसी भी हो सकती है, लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी भी हो सकती है. अब अगर मैं बात करूं टाइट कलेक्शन पॉलिसी की, तो एफर्ट जो है वो करते हो आप बाय ट्रीटिंग हिम हार्शली. टाइट कलेक्शन पॉलिसी है जी हार्शली, पहले ही रिटर्न में इतना स्ट्रिक्ट नोटिस भेज दो. सेकंड under the second policy debtor will be given enough time to the payment of money while treating him leniently. दोनों एक आपकी लीनियंट पॉलिसी हो सकती है, एक आपकी टाइट पॉलिसी हो सकती है. टाइट कलेक्शन पॉलिसी में रिटर्न लेटर आप में इतना कुछ लिखकर भेज दोगे, फोन पे आप उसको तब भी बहुत कुछ सुनाओगे, मीटिंग पर्सनली जब आप गए हो तब तो डेफिनेटली बहुत कुछ करोगे आप. तो मतलब क्या है, वो डिपेंड करता है, प्रोसीजर भी आपका डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी क्या है उस पर. कि प्रोसीजर तो मुझे पता है कि ये प्रोसीजर है जो हम फॉलो करते हैं, अब वो मेरी पॉलिसी क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करूंगी. टाइट कलेक्शन पॉलिसी है तो सीधा है भाई उसके घर जाएंगे, मैं लेटर वेटर कुछ नहीं लिखूंगी, मैं कोई फोन नहीं करूंगी, सीधा जाके पर्सनली मिलूंगी उससे, बोलूंगी पैसे दे दे वरना तेरे अगेंस्ट में एक्शन ले रही हूँ. वो तो होगी टाइट और लीनियंट कलेक्शन पॉलिसी, कोई नहीं अभी रिटर्न लेटर भेजो, फिर उसको टाइम दो, कोई नहीं पैसे इकट्ठे कर ले, फिर फोन पे करो अगर वो टाइम के बाद ना करे, फिर पर्सनली मिलने जाओ, फिर लीगल एक्शन लो. तो ये तो प्रोसीजर हो गया, और उस प्रोसीजर को आप कैसे फॉलो कर रहे हो वो आपकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है. क्लियर है बेटा ये. नेक्स्ट है मेथड्स. अब मेथड क्या होता है, मेथड इज दैट प्लान विच डिटरमाइंस हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द प्रोसीजर आर कंप्लीटेड. It refers to that plan which determine how different activities of procedure are completed. A method is not related to all the steps but only to one step of the procedure. It is more detailed than procedure. मतलब प्रोसीजर में जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं उन स्टेप्स को आप किस तरीके से कर रहे हो, दैट इज अ मेथड. It is more detailed than procedure. There may be many methods to do a particular work. After extensive study, a method has to be selected from which a worker feels minimum fatigue. मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं काम को करने के. आप अपनी पूरी स्टडी करने के बाद आप देखोगे कि विच इज द बेस्ट मेथड टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब. उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे जिससे आपका लेबर भी कम थके, आपको आउटपुट अच्छा दे, आपकी कॉस्ट जो है वो कम आए. तो मेथड सेलेक्टेड लाइक दिस इज अ पुट इनटू रूटीन एंड इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मेथड. मतलब जब हम बेस्ट पूरा स्टडी करने के बाद जो मेथड हम चूज करेंगे दैट विल बी अ स्टैंडर्ड मेथड. द एफर्ट्स जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं कि कैसे आप अपने मेथड्स को इम्प्रूव कर सको, कैसे जो आपकी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं उनको आप रिड्यूस करके प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को इंक्रीज कर सको. तो मेथड इज समवॉट अ डिटेल्ड प्रोसीजर या फिर अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर.
जबकि काम तो यही करना है, लेटर भी लिखनी है, कॉन्टैक्टिंग ऑन टेलीफोन भी करना है। अब लेटर लिखने का भी क्या तरीका आपने अडॉप्ट करना है, फ़ोन पे कॉन्टैक्ट करना है तो किस तरीके से करना है, दैट इज़ अ मेथड। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट जो है वो हम आप नेक्स्ट उसमें करेंगे वीडियो में। थैंक यू।